पिछले क्लास में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, देखा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स के को यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जब हम कर रहे थे पहले 2 क्लासेस में, तो वहाँ पे हमने एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स निकाला था, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाला था, जिनका वर्टिसेस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था। और हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा था कि किसी भी 2 पॉइंट की दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे अगर दोनों पॉइंट्स की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दी हुई है। उसी तरह से व्हाट इफ देयर आर 2 पॉइंट्स एंड we just know the polar coordinates of those 2 points, उस केस में भी हम उन दोनों पॉइंट्स की दूरी निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का पोलर कोऑर्डिनेट्स भी दिया हो तो हम उसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाए जिस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों। चलिए टू फाइंड द डिस्टेंस between any 2 points whose polar coordinates are given। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जो पोल और जो इनिशियल लाइन हम कंसीडर करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम उस कोऑर्डिनेट्स को मेजर भी करते हैं। जैसे कि हमने एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन माना है और ओ को ओरिजिन, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए इस वाई एक्सिस का कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको ड्रॉ करते हैं क्योंकि आगे आप देखेंगे अभी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए जहां दोनों का काम होता है वहां पे हमें y और x एक्सिस दोनों बनाना पड़ता है। इसीलिए अच्छा रहता है अगर हम y और x एक्सिस को बना लें। ठीक है, चलिए तो इसीलिए हमें y एक्सिस को भी दिखाना चाहिए। ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, और इस पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट है A का वो r1 θ1 है और B का r2 θ2 है। ठीक है, अब पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें ये है हमारा r1 और ये जो हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ये है हमारा r2। डेफिनेटली दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। ठीक, सपोज 2 पॉइंट्स A and B whose polar coordinates are given, या whose polar coordinates are r1 θ1 and r2 θ2 respectively। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करना है AB का डिस्टेंस। तो किस तरह से करेंगे भाई?
ए बी का डिस्टेंस फाइंड, कुछ नहीं करना है आपको, कोसाइन फॉर्मूला लगा देना है, दैट्स इट। इसलिए बाय यूजिंग द कोसाइन, मैंने बताया था कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है आपको, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस 2 ओ ए इंटू ओ बी कॉस ए ओ बी, और एंगल ए ओ बी क्या होगा, θ1 माइनस θ2 होगा ना। ये जो एंगल है ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका θ1 माइनस θ2, साफ साफ है, दैट इज r1 स्क्वायर ओ ए, r1 स्क्वायर इसका रेडियस वेक्टर है ना ए का r1, ओ बी का रेडियस वेक्टर r2 माइनस 2 r1 r2 cos θ1 माइनस θ2, therefore AB is equal to square root of r1 square plus r2 square minus 2 r1 r2 cos θ1 minus θ2। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट जिसको याद रखना है आपको। मान लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है किसी दो पॉइंट का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे, जल्दी से, एकदम जल्दी से इंस्टेंटली निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम इस पे देख लेते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P 5 आसान पूछता हूं, 560 डिग्री एंड Q 4 और 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर, r1 की जगह क्या है 5 का स्क्वायर 25, r2 16 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2, θ1 60 है, θ2 30 है, तो कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट करके इसका डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी एंगल हो सकता है, नेगेटिव में एंगल दिया हुआ फर्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद जो भी एंगल आएगा आपको वो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। To find the area of a triangle whose the coordinates नहीं, the polar coordinates of whose vertices are given। एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालिए, या ऐसे किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको जिसमें उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों। ठीक है भाई, चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ऑरिजिन है और ये हमारा इनिशियल लाइन है। ये पॉइंट, अब ये ट्रायंगल का एक साइड है
ए बी सी। ठीक है, ए का पोलर कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं r1 θ1, बी का पोलर कोऑर्डिनेट है r2 θ2 एंड सी का पोलर कोऑर्डिनेट है r3 θ3। ठीक है भाई, चलिए रेडियस वेक्टर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एंगल वहां पे दिखाया हुआ है। अब θ1 मतलब कि इनिशियल लाइन से ये जो एंगल है ये क्या है आपका θ1 है, उसी तरह आप θ2 और θ3 को भी दिखा सकते हैं। लेट ABC be the triangle the polar coordinates of A, B and C are shown। ठीक है, चलिए हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सपोज डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें एक और ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को यूज करना होगा, जिसके बारे में आपको नहीं पता है बट मैं आपको बता देता हूं। किसी भी ट्राइंगल ABC के लिए ABC के लिए अगर ये साइड A हो, ये साइड C हो और ये साइड B हो, तो होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AC साइन B। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, या यहीं पे लिखते जाइए, इज इक्वल टू 1/2 AB साइन C, या फिर 1/2 AC हो गया, AB हो गया, BC साइन A। ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है ये एरिया का, इसको भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आगे पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में। अब बहुत सारे आप में से होंगे जिसको ये क्यूरियोसिटी होगी कि ये एरिया आता कैसे है, तो बहुत ही छोटा सा इसका फॉर्मूला है। मान लेते हैं कि इस ए को टच करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ किया BC के पैरेलल। अब ए से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया BC पे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है BC, इंटू हाइट क्या होता है, हाइट हमारा क्या है A, मान लीजिए ये हाइट हमारा H रख देते हैं, तो हाइट क्या हो गया हमारा H। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटू BC क्या है A, H। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें AB और इसको मान लेते हैं D, जहां पे टच कर रहा है ये परपेंडिकुलर BC को, तो साइन, अगर ट्राइंगल ABD में आप देखेंगे तो साइन B इज इक्वल टू हाइट बाई क्या, साइन B इज इक्वल टू हाइट बाई हाइपोटेनस, यानी कि AB। ठीक है, लेकिन हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है इस वाले BC हो गया और ये AB। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं यहां पे, ये तीन फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप इस तरह के किसी ट्राइंगल के एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा दो साइड आपको गिवन है। अब यहां पे हम किस साइड के लिए निकालना है, अब AB क्या है भाई, AB का लेंथ है C, तो H/C दैट इज C इज इक्वल टू
C इज इक्वल टू क्या, C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा H बाई साइन B, हो जाएगा ना। C इज इक्वल टू H बाई साइन B, यानी कि ये वाला एंगल, और H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू साइन B, हो जाएगा ना। यहां से ये इधर जाएगा तो C इंटू साइन B कितना आ गया, 1/2 AC साइन B। एक फॉर्मूला आपका ये वाला आ गया। उसी तरह यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन खींचेंगे तो एक और हमारा इसमें से कोई आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह तीसरा भी आ जाएगा। तो आपको अब एक इसका आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से ये एरिया के फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये भी एक एरिया का फॉर्मूला होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को पढ़ेंगे। तो याद रखना है आपको ये, ठीक है ना। आपको पता चल गया कि किस तरह से आता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OBC प्लस ट्राइंगल OAC माइनस ट्राइंगल OAB। नहीं हो जाएगा, हमें चाहिए ये वाला एरिया ABC का। अगर हम ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल को जोड़ दें और उसमें से ये वाला ट्राइंगल AOB घटा दें तो हमें ABC का एरिया मिल जाएगा। चलिए, इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हमें एरिया भी तो चाहिए होगा ना। सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया लेते हैं OBC का। तो कितना हो जाएगा, OBC 1/2 इंटू, ध्यान से देखिए, OB इंटू OC, OB इंटू OC साइन, कौन सा साइन, साइन BOC। याद रखिए किस एंगल का साइन लेते हैं हमेशा, जो दोनों साइड लेते हैं ना, जिस दोनों साइड का प्रोडक्ट होता है उन्हीं दोनों साइड के बीच का एरिया भी लेते हैं। सॉरी, उन्हीं दोनों साइड के बीच का जो एंगल होता है उसी एंगल का साइन भी लेते हैं। तो A और C ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने साइन B लिया। अगर A और B लेंगे तो साइन C लेंगे। एंड सिमिलरली फॉर साइन A, यहाँ पे OB और OC लिया तो OB और OC मिलके कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल BOC साइन BOC। उसी तरह AOC ट्राइंगल AOC OAC, इसके लिए क्या होगा, OA इंटू OC साइन AOC माइनस हाफ इंटू OAB के लिए, ये तो साफ साफ है, OA इंटू OC साइन AOB। कोई दिक्कत ही नहीं है, हाफ तो कॉमन आ जाएगा। OB क्या है भाई, R2, OC R3 और BOC साइन BOC। साइन BOC मतलब क्या, सबसे पहले BOC एंगल क्या होगा, BOC जो एंगल होगा वो क्या होगा, θ3 माइनस θ2 होगा ना। तो क्या हो जाएगा, θ3 माइनस θ2 नहीं होगा। इस एंगल को ध्यान से देखिए, ये एंगल हो जाएगा θ3 माइनस θ2 और ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1 माइनस θ कितना, θ1 माइनस θ3। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस OA यानी कि R1, OC यानी कि R3 साइन AOC, AOC θ1 माइनस θ3, θ1 माइनस θ3, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/2 OA यानी कि R1 AOB, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ OC मैंने लिख दिया है, यहाँ पे होगा OB।
मैं मुंह से ओ बी ही बोल रहा हूँगा, बट गलती से यहाँ पे ओ सी लिखा गया था। चलिए, क्योंकि हम घटा रहे हैं ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया, ओ ए बी इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन ए ओ बी, ठीक है। R1 R2 साइन ए ओ बी क्या हो जाएगा, साफ साफ है θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। इसी को एक इस तरीके से हम लिखते हैं जो कि हमें याद रहे। सबसे पहले R1 R2 वाला ले लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन θ2 माइनस θ1, पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां लिख देंगे हम लोग R1 R2, हाफ यहां क्यों लिख दिया मैंने, हाफ तो मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। R1 R2 साइन θ2 माइनस θ1, उसके बाद R1 R2 ले लिया, फिर R2 R3 ले लेता हूं, तो R2 R3 यहाँ वाला है, इसको ले लेता हूँ R2 R3 साइन θ3 माइनस θ2, और अंत में R3 R1 ले लेते हैं ये वाला, यानी कि R1 R3 साइन θ1 माइनस θ3। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ये तो आपको याद है कि यहाँ पे θ2 में से θ1 घट रहा है, यहाँ पे θ3 में से θ2 घट रहा है, बस आपको याद रखना है कि जो R1 और R3 का प्रोडक्ट होता है, वहाँ पे साइन का जो एंगल होता है वो θ1 में से θ3 घटता है, बाकी दोनों में बड़े वाले में से छोटा वाला मतलब ये एंगल बड़ा या छोटा है आपको नहीं पता है, बस ये जो नंबर 2 में से नंबर 1 घट रहा है, यहाँ पे नंबर 3 में से, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो सीरीज है ना, बस इसको मैं कह रहा हूं कि ज्यादा वाले में से कम घट रहा है, लेकिन इसमें 1 में से 3 घट रहा है, यानी कि θ1 में से θ3 घटा रहे हैं, दैट्स इट। यही आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला है। सो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 R1 R2 साइन θ2 माइनस θ1 प्लस R2 R3 साइन θ3 माइनस θ2 प्लस R1 R3 साइन θ1 माइनस θ3। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करके रखने होंगे, बहुत सारे। चलिए, समझ में आया किस तरह से एरिया को हम फाइंड करते हैं, और याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया। सीरीज में आपको एकदम याद रखना है R1 R2 R2 R3 R1 R3, यानी कि R3 R1, इस तरह से भी लास्ट में वो लास्ट वाला आप याद रख सकते हैं। और वो एंगल सब में से बड़े सीरीज में से छोटा सीरीज घटा है, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला घटा है, बट अंत में आगे वाले में से पीछे वाले में से आगे वाला घटा है, यानी कि 1 में से 3 घटा है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इससे प्रॉब्लम भी बना लेते हैं रिलेटेड, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं एक प्रॉब्लम, इससे उधर भी देखते रहना पड़ता है, नहीं तो पता चला माइक बंद हो गई, इसीलिए। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose polar triangle, the polar coordinates of whose
एंगुलर पॉइंट्स आर -3 -30 डिग्री, 5 150 डिग्री एंड 7 210 डिग्री निकालते हैं। ठीक है भाई, एक बार देख लूँ कि कोऑर्डिनेट सही लिख लिया है ना मैंने। -3 -30 डिग्री, 5 150 एंड 7 210 डिग्रीज। चलिए भाई, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, हमने कॉमन ले लिया, R1 R2 साइन θ2 में से θ1 गया प्लस R2 R3 साइन θ3 में से θ2 गया प्लस R1 R3 साइन यहाँ पे θ1 में से θ3 गया। यही है ना, 1/2 इंटू R1 R2। R1 कितना है हमारा -3, R2 कितना है हमारा भाई 5। चलिए, साइन θ2 कितना है 150 डिग्री और θ1 कितना है -30 डिग्री, माइनस पहले से है यानी कि +30 डिग्री। गुड। R2 कितना है हमारा 5, R3 कितना है 7 और θ3 है 210 डिग्री माइनस θ2 है 150 डिग्री। ठीक है। R1 कितना है अगेन -3, R3 कितना है हमारा 7 साइन θ1 कितना है हमारा -30 और θ3 कितना है -210 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एरिया है, याद रखिएगा, एरिया अगर अंत में नेगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव करके लिख देना है आपको, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया और डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है हमेशा। ठीक है। -15 साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री है भाई, प्लस 7 × 5 = 35 इंटू साइन 60 डिग्री। गुड। माइनस, ये माइनस और ये साइन माइनस समथिंग आएगा तो वो भी माइनस 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 मिलके तो भाई बनेंगे प्लस ही। तो 7 × 21 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 डिग्री साइन 240 डिग्री। ठीक है। एक बार और मैं मैच करा लूं, ये -30 है और θ3 हमारा 210 डिग्री है। ठीक है, θ3 210 डिग्री है। चलिए भाई, $210 डिग्री ही दिया हुआ है ना θ3। साइन 180 कितना होगा? साइन 180 180 का साइन कितना होता है भाई 0। ये खत्म हो गया हमारा, खत्म कहानी। ये हो गया 35 × √3/2 और प्लस 21 इंटू साइन 240 डिग्री। 240 को कितना लिख सकते हैं हम, 180 + 60 लिख सकते हैं। तो साइन 180 + 60 यानी कि माइनस साइन 60, तो कितना हो गया -21 साइन 60 डिग्री। ठीक है। तो 1/2, यहां भी √3/2 ही आएगा। इस √3/2 को आप कॉमन ले लीजिए, 35 में से 21 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा √3/4 इंटू 35 में से 21 गया तो 4 और 1 14, 7 √3/2 आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ये पॉजिटिव में ही आया है, अगर बाय द वे नेगेटिव में आता तो आपको पॉजिटिव करके लिख देना है। ठीक है। आंसर एक बार मैच कर लिया जाए, नहीं तो पता चला कहीं कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया और आप मुझे बोले जा रहे हैं 17। ठीक है।
ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। आगे बढ़ते हैं अब अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का दिया हुआ है तो उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं हम by using polar coordinates, and vice versa. That is, if you have given the Cartesian coordinates of that point, you can definitely find out the polar coordinates of that point as well. So we can convert between Cartesian to polar and polar to Cartesian conversely. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लोकस आज खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो लोकस एक बचा हुआ है आपका बेसिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइंस पे आगे बढ़ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन शुरू कर देंगे। टू चेंज फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन coordinates and vice versa। पोलर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से पोलर में। Suppose a point P in this xy plane, suppose O be the origin and OX is the initial line as well, that is O be the pole and OX is the initial line as well। मान लेते हैं P का जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो है R और थीटा, और P का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो है X और Y। ठीक है, डेफिनेटली इसका कोई कुछ ना कुछ तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना। अगर इस प्लेन में है तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, होगा तो होगा, क्या करना है उसमें। ज्वाइन कर दिया हमने, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PMOX पे। सपोज P be any point whose Cartesian coordinates referred to x and y axis as x y। ठीक है, also let r theta be the polar coordinates of P referred to O as pole and OX as the initial line। ठीक है, और x एंड y एक्सिस किसके लिए है? x एक्सिस मतलब OX और y एक्सिस मतलब OY। नाउ r और थीटा को हमने मान लिया P का पोलर कोऑर्डिनेट और x और y को इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ड्रॉ PM perpendicular to OX, then clearly OM is equal to x, MP is equal to y होगा ना। एब्सिसा OM यानी कि x, O से ओरिजिन से M की दूरी कितनी होगी? डेफिनेटली x है तो x होगी, और यहां से M से P की दूरी कितनी होगी, यानी कि ऑर्डिनेट कितनी है? y, ऑर्डिनेट से पता चल रहा है, तो MP y हो गया, OM x हो गया। और एंगल ये साफ साफ है कि थीटा होगा और ये r होगा। एंगल MOP इज इक्वल टू थीटा एंड OP इज इक्वल टू
r होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। Therefore r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि cos थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में हमने वेक्टर में भी ये चीज पढ़ा है, जो अगर r कोई पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट P का, तो इसका जो कंपोनेंट्स होता है x और y की तरफ, वो आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा। चलिए तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से cos थीटा हो जाएगा OM, इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहा हूं, OMP के लिए, ठीक है। चलिए ये भी लिख देता हूं, फ्रॉम ट्राइंगल OMP cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि OM बाई हाइपोटेनस यानी कि OP, OM कितना है x बाई OP कितना है r, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो x और ये y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं P के, तो x बराबर r cos थीटा, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन x वाले, x का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि x के तरफ जो कार्टेशियन में एब्सिसा है उसको कन्वर्ट कर रहा है आपका पोलर कोऑर्डिनेट में, और उसी तरह ये y वाला जो ऑर्डिनेट है पॉइंट P का, वो यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स में r sin थीटा में, और x कन्वर्ट हो जा रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स में r cos थीटा में। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि यहाँ पे P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दे रहा है। इस इक्वेशन को 1, इसको 2 मान लेते हैं। ऑल्सो OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, इसलिए R इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज कितना y बाई x। ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है, और ये जो है आपका, इसको थोड़ा मान लेते हैं हम इक्वेशन 3, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया 3। तो क्लियरली देयरफॉर equations 1 and 2 change the Cartesian coordinates into polar coordinates and equations 3 and 4 change the polar into Cartesian coordinates। देखिए ये तो पोलर है, और किस में चेंज हो जा रहा है फिर, कार्टेशियन में, और ये भी पोलर है, चेंज किस में हो रहा है, y और x में, यानी कि कार्टेशियन है, यानी कि 3 और 4 पोलर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स, दैट्स इट। याद रखना है आपको ये फॉर्मूलाज, ये सिंपल फॉर्मूलाज है, ये तो होता ही है, इसके बारे में तो हमें पता ही है, इसके बारे में भी पता है, इसके बारे में भी पता है, सब कुछ के बारे में हमें पता ही है पहले से, तो ये आपको पहले से ही याद होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर्स में भी आपने देखा है भाई ये सब कुछ। चलिए कुछ 2 3 4 प्रॉब्लम बना लेते हैं, फिर अगर समय बचा तो लोकस की तरफ आगे मूव करेंगे। चलिए बहुत समय है अभी, मेरे ख्याल से टाइम की कमी नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। चलिए भाई,
याद रहेगा आपको। Change to Cartesian coordinates. Change the equation r to the power 1 by 2 is equal to a to the power 1 by 2 cos theta by 2 into Cartesian coordinates. आसान है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। ये पूरा तो किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही तो दिया हुआ है ना, आर पोलर कोऑर्डिनेट ये, ए डेफिनेटली कोई कांस्टेंट होगा और थीटा जहां पे एंगल लगा हुआ है वो पोलर में ही आता है। एक्स और वाई का वही मीनिंग है जो इससे पहले हमारा था, कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का, जिस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा होगा। वी हैव अब r टू द पावर 1 by 2 है, क्यों नहीं हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वेयरिंग थोड़ा आसान हो जाएगा, बोथ साइड्स हमें क्या मिल जाएगा, r होल स्क्वायर करेंगे a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि cos थीटा का आपको फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1। आपने मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल में ये पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है फिर ये। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस होता है यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो r किसके बराबर होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। a cos थीटा के जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के जगह 1 प्लस cos थीटा बाई 2। बहुत अच्छी बात है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 को बाहर ले लेते हैं 1 प्लस cos थीटा। आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई आर होगा, नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2 इंटू आर प्लस एक्स बाई आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2, एक्स जो है r के जगह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r के जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हो जाएगा आपका 2 को इधर ले आइए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब सब कुछ इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही है, एक्स और वाई में, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन डू दिस। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। ये देखिए, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स of the points x is equal to √3, y is equal to 1. Definitely
√3 और 1 x और y कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट का, और उसी पॉइंट का हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। क्या करना है भाई, सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, सो 1/√3 हो गया, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑल्सो r कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 2, नहीं होगा, होगा तो हो गया। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 2 और 30 डिग्री। 2 और 30 डिग्री। अगर अब आपसे कह दे कि ये फिगर बना के दिखाइए, फिगर में इसको रिप्रेजेंट करिए, कर देते हैं। क्या करना है, 2 पोल से सबसे पहले आपको एंगल देखना है। एंगल 30 डिग्री आपको रेडियस वेक्टर जो कि 2 है वो बनाएगा। कहां से भाई, इनिशियल लाइन से। तो 30 डिग्री प्लस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये लाइन हमारा 30 डिग्री बना रहा है। अब इस लाइन के तरफ हम रेडियस वेक्टर लेंगे जिसका लेंथ 2 होगा। मान लीजिए यहां तक लेंथ 2 हो रहा है, बस इसको हटा दीजिए। ये आपका पॉइंट मान लीजिए P है, ये है 2, यही हो गया आपका 2 और 30 डिग्री। और डेफिनेटली फिर आपको अगर इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये दिया हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आपको पता है क्या करना है, अभी हमने इससे पहले देखा है। सो दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ट्रांसफॉर्म टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला है कि r स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर कॉस 2 थीटा, और दूसरा है r कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 5k जहां की कोई कांस्टेंट होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब 3 थीटा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ थीटा के साथ रिलेशन बनता है, 3 थीटा या 2 थीटा या किसी थीटा के मल्टीपल के साथ तो बनता नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये 3 थीटा को थीटा में चेंज करना होगा, यानी कोसाइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ थीटा या टेंजेंट ऑफ थीटा, व्हाटएवर, लेकिन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिकल कोई फंक्शन होना चाहिए। चलिए सबसे पहले पहला बनाते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। डेफिनेटली ये सारा कुछ पोलर फॉर्म में दिया हुआ है एंड वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पहला कैसे बनेगा, पहला तो सीधा साधा है हमारा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा क्या होता है भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। गुड, r स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी इसको रहने दीजिए, a स्क्वायर कॉस थीटा क्या होता है, आपको याद है कॉस थीटा क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है भाई। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे इसको लिखा है, और एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हो गया आपका, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द सेम इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दूसरा बनाते हैं।
आर कॉस 3 थीटा। देखिए आर का वैल्यू एकदम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनाने में हमें सुविधा होगी। प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 5k साइन थीटा कॉस थीटा। आर कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 कॉस थीटा। आपको चेक करने का तरीका मैंने बताया था, ठीक है। कॉस में आप क्या करिए, थीटा की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 1 आना चाहिए। तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 आएगा और इधर -3, 1 आ गया। कॉस 3 थीटा कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसी तरह साइन में आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे कि 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 30 3 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो उससे आप इस फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं। वैसे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू इसी का जस्ट उल्टा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कॉस का पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 5k। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा y बाई आर हो जाएगा, कॉस थीटा x बाई आर हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स वाई बाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर नहीं होगा जी, आर साइन थीटा नहीं होगा, तो क्या आर यहां पे आ गया आर, ठीक है भाई आ गया तो आने देते हैं। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। गुड। यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं +3, तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों में से ये भी ठीक है, 5kxy r स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, हो जाएगा आर क्यूब। 4 कॉस क्यूब थीटा कितना होगा भाई, एक्स क्यूब बाई आर क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई आर क्यूब प्लस 3 उसी तरह वाई बाई आर माइनस एक्स बाई आर, के एक्स वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आर क्यूब यहां पे रहने देते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि आएगा 4x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस 3, और यहां पे आएगा y माइनस एक्स बाई आर इज इक्वल टू, देखिए यहां पे आर स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो इधर बस 5kxy ही लिखेंगे, 5kxy। अब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही, देखते हैं क्या मिलता है भाई। सबसे पहले तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर क्यूब और आर क्यूब खत्म, यहां से हो जाएगा 4x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहां पे इस r से एक r यहां पे कटेगा और आ जाएगा +3 इंटू आर स्क्वेयर, 3 इंटू आर स्क्वेयर आ जाएगा। और ये क्या होगा, y माइनस एक्स जैसे था इज इक्वल टू 5kxy। अब r का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब, ठीक है। अब यहां पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स, 5kxy, 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x क्यूब प्लस 3y क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5kxy। दैट इम्प्लाइज 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया, बचा x क्यूब।
-4y³ में से +3y³ बचा -y³ +3x² -3xy² = 5kxy आंसर। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आंसर भी मैच करा लिया जाए। जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब कितना टाइम हुआ है थोड़ा देख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे कि भाई ये तो ज़्यादा ओवर हो रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा लोकस के तरफ चलते हैं, देखते हैं कि लोकस क्या होता है, लोकस किस तरह से एनालिटिकल जियोमेट्री में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली लोकस जो है ना एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। लोकस, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, कोई मूविंग पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है। अगर आप मूवमेंट की बात करें किसी भी तरह से, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जैसे इसका मन तैसे मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। तो ये पॉइंट जब मूव करेगा तो डेफिनेटली मूव करते हुए कोई ना कोई तो ट्रेस बनाएगा, पाथ बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लाइट चल रही है कहीं से, मान लीजिए दिल्ली से लेके न्यूयॉर्क तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट गई है, तो डेफिनेटली उस फ्लाइट की एक रूट होगी, एक पर्टिकुलर रूट होगा जिसके थ्रू उसको जाना होगा। उसी तरह ये पॉइंट मान लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने इस पेन से मूव कराया, यहाँ 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 सपोज करिए मूव कराया, तो डेफिनेटली जैसे जैसे मूव किया है तो ये पॉइंट एक रूट बनाएगा, एक पाथ बनाएगा जिस तरह ये बनाया है। बट दिस पाथ इज अ रैंडम पाथ। लेकिन जो ये पाथ बना है वो इस पॉइंट का लोकस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लोकस। लेकिन एनालिटिकल जियोमेट्री में जो लोकस का स्ट्रिक्ट मीनिंग होता है वो होता है, अब ये पॉइंट तो आपका रैंडम पॉइंट है, ये कैसे भी मूव कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। सपोज दैट कि मैंने इस पॉइंट के साथ एक कंडीशन रख दिया कि इस पॉइंट को एक पर्टिकुलर रूट में ही घूमना है, इसको इस तरह से घूमना है कि ये हमेशा इस तरह से यहां तक इसी रूट में जाए, ये कहीं और जंप करके ना जाए, इसी रूट से ये इस पॉइंट तक आए। मान लीजिए ए से इसने स्टार्ट किया, बी तक आने के लिए इसको इसी रूट का सहारा लेना है, द सेम रूट, नॉट एनी अदर रूट, नॉट फ्रॉम हेयर टू हेयर, नॉट फ्रॉम हेयर टू देयर, ये नहीं करना है। तो जब मैंने इसमें कंडीशन रख दिया तो ये पॉइंट इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा। और एनालिटिकल जियोमेट्री में इसी को कहते हैं लोकस। जो ये पाथ ये बना रहा है, जो ये पाथ क्रिएट कर रहा है, जो ये रूट बना रहा है, ये पॉइंट एक पर्टिकुलर रूट एक कंडीशन के तहत, उसी को कहा जाता है इस रूट का लोकस। अब ये रूट यहां पे कहा जाता है कर्व, लोकस ऑफ दिस कर्व, एक तरह से कर्व ही है। अब मान लीजिए मैंने एक कंडीशन डाल दिया कि कोई पॉइंट है वो इस तरह से, कोई पॉइंट P है, ठीक है, मूविंग पॉइंट, उसमें मैंने कंडीशन डाल दिया कि ये इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस जो है x और y एक्सिस से हमेशा 2 है, यानी कि x + y = 2। ठीक है,
तो ये कंडीशन है, इसी कंडीशन के तहत ये मूव करेगा। और इस कंडीशन के तहत मूव करते समय जो ये पाथ क्रिएट करेगा, जो रूट क्रिएट करेगा, उसी पाथ को हम कहते हैं लोकस। ठीक है, तो लोकस का डेफिनेशन आपको पता चल गया। चलिए इसका डेफिनेशन पहले लिख लीजिए आप। When a point moves so as to satisfy, ये सेम डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं एस एल लोनी के किताब का। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ये सोच है कि उसमें जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं वो बेस्ट हैं मेरी जानकारी में। तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेशन सबसे अच्छा है जो कि एस एल लोनी के किताब में आपको मिल जाएगा लोकस का। When a point moves so as to satisfy a given condition और कंडीशंस, कोई एक कंडीशन के तहत वो मूव कर रहा होगा या एक से ज्यादा कंडीशन के तहत मूव कर रहा होगा, बट वो बाउंडेड होगा उस कंडीशन के तहत मूव करने के लिए, ये हमेशा जरूरी है। और कंडीशंस, देन द path it traces is called the locus of this point। उस पॉइंट का, उसी पाथ को, उसी रूट को, उस पॉइंट का, जो पॉइंट मूव करके उस रूट को बना रहा है, उस पॉइंट का लोकस कहा जाएगा, लोकस ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि एक मूविंग पॉइंट है, एक पॉइंट है और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट O से उसकी दूरी जो है हमेशा A है, A कोई कांस्टेंट नंबर है। मान लीजिए P वो पॉइंट है जिसकी दूरी हमेशा इस O से A है। मान लीजिए यहां पे हमने P को रखा, ये डिस्टेंस क्या है आपका, ये डिस्टेंस क्या है A। अब P मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा कि कहीं भी ये मूव करे, यहां से ये O से, इस पॉइंट से इसका जो दूरी है हमेशा A ही रहेगा, चेंज नहीं करना चाहिए, यही कंडीशन है इसके लिए। तो उसके बाद डेफिनेटली यहां पे रहेगा। ठीक है, यहां पे आएगा, इस तरह आएगा, मतलब ये कौन सा पाथ क्रिएट करेगा, कौन सा रूट बनाएगा मूव करते समय कि it is always at a distance A from this point O। Definitely the path it creates is a circle, ठीक से नहीं बना, a circle whose center is this point O। तो circumference जो इस सर्कल का है, जो circumference इस सर्कल का है, वही इस मूविंग पॉइंट का, ये पॉइंट यहां पे आएगा, वही इस मूविंग पॉइंट का लोकस कहलाएगा। किस कंडीशन के तहत? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट O इज ऑलवेज A। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड लोकस। तो बेसिकली आप लोकस से क्या समझ रहे हैं? लोकस एक एनालिटिकल फिगर होता है, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट मूव करेगा तो वो डेफिनेटली एक पाथ, एक रूट बनाएगा। तो उस रूट पे हम लोग कर्व बना सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, हो सकता है वो कर्व स्ट्रेट हो, वो हो सकता है कि वो एक कर्व्ड हो, सही का कर्व। ठीक है, हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, या हो सकता है वो कर्व लाइन बन रहा हो। तो वो जो लाइन, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन बन रहा है, वही कहलाता है लोकस, उस मूविंग पॉइंट का जिसने उसको बनाया है। ठीक है, अब चलिए, ये बहुत ही ब्रॉड सेंस में लोकस को यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में और।
मान लीजिए कोई इक्वेशन है आपके पास, सपोज एन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन हो, मान लीजिए 1। अब एक ही अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ हो तो डेफिनेटली x और y के इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हो सकते हैं। ये एक इनडेफिनेट इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है भाई, तो x और y के इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे जिसके लिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। ये है x, ये है y। मान लीजिए आपने x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y कितना आया 1, y को 0 रखा तो x आया 1। अगर y को आपने -1 रखा तो x कितना आ गया 2। उसी तरह अगर आपने y को 2 रखा, या y को कुछ और रख लेते हैं, चलिए कुछ भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, मैं जानबूझ के कुछ और रख रहा हूं। y को मान लीजिए आपने -2 रखा तो x कितना आ गया आपका 3। अब इस प्लेन में, किसी xy प्लेन में हम इन पॉइंट्स को, xy को, किसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट के लिए ये कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं, x कोऑर्डिनेट ये सब और y कोऑर्डिनेट ये सब, और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमने y 0 लिया तो x कितना आया, y 0 लिया तो x 1 आया। मान लीजिए यहां पे आया, ये है हमारा 0 और 1, नहीं y 0 है ना, ये है हमारा x 1 और y 0, और ये है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है 0 और 1, यानी कि x 0 तो y 1। ठीक है, अब लेते हैं x2 लेते हैं, x2 लेते हैं तो y कितना आया -1, यहां -1 है और x2 यहां पे आएगा, यानी कि इस जगह पे 2, x कितना आया हमारा 2, y -1। जब x 3 लेंगे तो y -2 आएगा, यानी कि ये है 3 और ये है -2, यानी कि यहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा x 3 y -2। जब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पे ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स इस तरह से, तो हम देखेंगे कि इस लाइन को हम कितना भी प्रोड्यूस कर दें, इधर या इधर, कितना भी लंबा कर दें, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसका नाम रख देते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे, होल्ड करेंगे। आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करिए, मान लीजिए मैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट Q कंसीडर करता हूं, यहाँ पे Q से एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे इस पे खींचा x एक्सिस पे और इसको मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो Q का जो x और y होगा, Q कहीं भी इस पॉइंट पे लाई करे, कहीं भी इस लाइन पे लाई करे। अब हमेशा देखेंगे कि Q का x और y हमेशा 1 के बराबर आएगा, हमेशा। So that is why equation 1 is the equation to this straight line. Why? Because all the points lie on this line are satisfied this equation. तो इसका आप क्या मतलब समझ रहे हैं? इसका आप क्या मतलब समझ रहे हैं कि ये इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन है, इससे क्या आप समझ रहे हैं? और यहीं से आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जर्नी है, असली वाली एनालिटिकल ज्योमेट्री की, वो शुरू होती है। चलिए देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन बना और मैंने आपसे कहा कि इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट,
वो सारे के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो Q मान लीजिए कोई एक मूविंग पॉइंट है इस लाइन पे, तो डेफिनेटली ये लाइन यही Q ही तो बना रहा है ना, Q का ही बनाया हुआ ये रूट है। दैट मीन्स दिस लाइन इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, दिस मूविंग पॉइंट Q। और इसीलिए इस लोकस का, ये लोकस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। याद रखिए लोकस क्या होता है, लोकस एक तरह का फिगर होता है, एक तरह का कर्व होता है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक तरह का कर्व हो सकता है, ठीक है, बट होता हमेशा कोई ना कोई इसी तरह का फिगर है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं तो कर्व होगा। लोकस तो यही है ना, क्योंकि लोकस किसी पॉइंट के द्वारा बनाया गया पाथ होता है, पाथ रूट, तो होगा तो वो कर्व या तो स्ट्रेट। इसीलिए एनालिटिकल जियोमेट्री के लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन टू दिस लोकस और द इक्वेशन टू दिस स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यही तो लोकस है ना, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन ही तो लोकस है ना इस पॉइंट का। इसीलिए सो इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल जियोमेट्री वी कैन से दैट दिस इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन टू दिस स्ट्रेट लाइन। आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक्स वाई के बीच में जो इक्वेशन होता है फर्स्ट डिग्री में देखिए एक्स और वाई का पावर 1, ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई का कोई प्रोडक्ट नहीं हो या एक्स और वाई का कोई एक से ज्यादा पावर नहीं हो, ठीक है। तो उस केस में कि कोई भी एक्स और वाई के बीच में जो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है वो हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन होता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि जब x और y के बीच में कोई ऐसा इक्वेशन, कोई ऐसा रिलेशन होगा जिसकी डिग्री जो है वो एक से हायर है या उससे भी हायर है, मतलब एक से हायर जब भी रहेगा तो जनरली उस तरह के इक्वेशंस किसी कर्व्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपने समझा। अब चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब x का वैल्यू कोई नेगेटिव क्वांटिटी, कोई नेगेटिव रियल नंबर तो हम नहीं ले नहीं सकते हैं, क्योंकि x का अगर नेगेटिव रियल नंबर वैल्यू लेंगे तो y, चूंकि y और x यहाँ पे रियल है तो x अगर नेगेटिव लेंगे तो y कॉम्प्लेक्स आ जाएगा भाई, इमेजिनरी आ जाएगा, तो हमें रियल नंबर में बात करना है। इसीलिए यहाँ पे इस तरह इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स x का वैल्यू हमेशा इस तरफ रहेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, चलिए। x और y, x 1 रखते हैं तो y आएगा कितना, ±2, ठीक है। x अगर हम 2 रखेंगे, ठीक है, x अगर 2 रखेंगे या x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। x अगर 4 रखेंगे तो y आएगा ±4, x अगर 2 रखेंगे तो y आएगा कितना, 2√2 ±2√2, y का 2 इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यू आएगा ना भाई, क्योंकि y स्क्वायर्ड है यहाँ पे। और उसी तरह यानी कि एक वैल्यू, मान लीजिए कोई पॉइंट हो जो इसी कंडीशन के तहत मूव कर रहा है, जिस तरह ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, यानी कि उस पॉइंट, वो पॉइंट जैसे 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 एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसी को फॉलो कर रहा है वो वाला पॉइंट, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। सपोज दैट अ मूविंग पॉइंट satisfies all these coordinates,
ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, उसको भूल जाइए, आप सिंपली इस XY प्लेन में इन कोऑर्डिनेट्स को बस डिनोट करिए यहां पे, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं x 0 तो y भी 0, तो एक पॉइंट यहां पे है मेरा। उसके बाद देखते हैं कि x 1 है तो y प्लस माइनस 2, ये 2, ये 1, ये यहाँ पे 0 हमारा ऑरिजिन है, ये 1 2 माइनस माइनस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3। चलिए x1 तो y प्लस माइनस 2, यानी कि x1 तो y माइनस 2 और प्लस 2, ये दोनों वैल्यू होगा। वेरी गुड। x जब हम 4 रख रहे हैं तो y प्लस माइनस 4 हो रहा है। थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं इसको, यहाँ पे मान लीजिए 4 हुआ और यहाँ पे मान लीजिए -4 हुआ, तो x4 पे y प्लस माइनस 4 हो रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह और भी पॉइंट लेंगे तो हम देखेंगे कि ये इस तरह से जो मूविंग पॉइंट होगा, इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट इस तरह से एक कर्व पे लाई करेंगे, इस तरह से, और ये जो कर्व है इसी तरह एक ऊपर इस तरह इनफाइनाइटली जाएगा और एक ये वाला नीचे इस तरह से इनफाइनाइटली एक्स के तरफ जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए ट्रैवल कर रहा है तो वो ये वाला पाथ, ये कर्व्ड पाथ बना रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला, जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज अ पैराबोला। सो दिस इक्वेशन is the equation to this particular locus और this particular curve which is a parabola। तो ये इक्वेशन को क्या है, ये इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो कि इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक चीज और, इस कोऑर्डिनेट पे हम कोई भी पॉइंट लें, मान लीजिए कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे इसी कर्व पे P, तो इस कर्व पे हम कोई भी पॉइंट अगर लेंगे और उसको हम एक्यूरेटली मेजर करेंगे उसका x और y, तो हमेशा देखेंगे कि वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हमेशा, हर समय। इसीलिए दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन टू दिस पैराबोला और द इक्वेशन टू दिस लोकस। समझ में आई बात? इसीलिए तो आपको यहां से एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि जब भी कोई पॉइंट मूव करता है, जब भी कोई पॉइंट मूव करता है तो वो एक कर्व क्रिएट करता है, उसका पाथ एक कर्व क्रिएट करता है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन बनाता है। और जब भी पाथ क्रिएट होता है तो उस पाथ के लिए एक रिलेशन भी होता है। कैसा रिलेशन? किस तरह का रिलेशन? वो इस तरह का रिलेशन होता है कि जो वो मूविंग पॉइंट जो उस पाथ को क्रिएट करता है, उस मूविंग पॉइंट का हर इंस्टेंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अब यहां पे पैराबोला की इस इक्वेशन की बात हो रही है तो यहां पे इस इक्वेशन को, कहीं पे सर्कल की बात होगी तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड लोकस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस, यही होता है हमारा लोकस। तो इक्वेशन क्या होता है, अगर हमें इक्वेशन डिफाइन करना हो किसी लोकस का, ये तो हमने देख लिया ना कि अगर ये इक्वेशन है। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी इक्वेशन जो एक्स वाई के बीच में होता है ना, वो हमेशा किसी ना किसी कर्व को या किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता ही करता है, ठीक है। और इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ्स। ग्राफ एक्चुअली क्या होता है? किसी इक्वेशन का पिक्चोरियल फॉर्म होता है जिसको फिगर के फॉर्म में हम दिखाते हैं, ठीक है। तो जिस इक्वेशन का भी ये लोकस है, तो इस लोकस पे कहीं भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, उसका कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को, जिसका ये लोकस है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम तो देखेंगे कि ये एक
सर्कल बनाएगा जिसका रेडियस 2 होगा और जिसका सेंटर मान लेते हैं O है। अब इस सर्कल पे कोई भी, इस सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कहेंगे इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल जियोमेट्री कि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन टू दिस लोकस और दिस सर्कल, क्योंकि यही सर्कल तो लोकस है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ लोकस थोड़ा देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन टू अ लोकस देख लीजिए कि क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहूंगा और वो मैं अच्छे से आपको लिखवा सकता हूं बुक से ही, क्योंकि उसमें काफी अच्छे से इस चीज को दी हुई है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। चलिए अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट किसी कंडीशन के तहत मूव करता हो तो डेफिनेटली वो हमेशा एक सर्टेन कर्व बनाएगा और उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, एक ऐसा रिलेशन x और y के बीच में जो कि उस कर्व के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेटिस्फाई करे। इस चीज को नोट करिए। इफ a point moves according to any condition मतलब कंडीशन रखा गया है और कंडीशंस, then there is always found a relation between the coordinates of all the points, nahi, if a point moves according to any condition then it there, ठीक है भाई, then there is always found a relation between the coordinates of any point on the curve और या on the locus। ठीक है, लेकिन बुक में इसको और अच्छे से लिखा हुआ तो मैं कहूंगा कि वही लिखिए, इससे अच्छा वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, इस चीज को यहां पे अच्छी भाषा में लिखी हुई है। देखिए, इफ ए पॉइंट moves so as to satisfy any given condition, इसका कारण है कि मैं बुक से लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको एकदम सटीक तरीके से आप समझ लें और इसको याद करके रखें। गिवन कंडीशन, it will describe some definite curve और लोकस। याद रखिए, वही कर्व जो होता है, जो पाथ होता है, उसी को कर्व कहा जा रहा है और उसी को लोकस भी कहते हैं। अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, ऑल लोकस and there can
always be found an equation between the x and y. x और y का क्या मतलब है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पाथ. अब मैं इसको आपको समझा देता हूं. चलिए, कहा जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट दिए हुए किसी कंडीशन के तहत या कंडीशंस के तहत मूव करेगा तो वो हमेशा एक डेफिनेट कर्व क्रिएट करेगा. डेफिनेट मतलब एक सर्टेन, हमें पता होगा कि इस तरह से मूव कर रहा तो उस तरह का कर्व क्रिएट करेगा. ठीक है, जिसको कि लोकस भी कहा जाता है उस कर्व को. एंड देयर कैन ऑलवेज बी फाउंड एन इक्वेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पाथ. और उस पाथ पे, उस कर्व पे, उस लोकस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनके लिए एक रिलेशन होगा एक्स और वाई के बीच में, यानी कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बीच में, जो कि हमेशा उन सारे पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा. अब एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं आपको. अभी हमने कुछ एग्जांपल देखा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा कि y² = 4x है. ठीक है, ये एक पैराबोला है, इस तरह का एक पैराबोला है x y. ठीक है भाई, चलिए ये एक पैराबोला है, हमने मान लिया. अब याद रखिए, ये इक्वेशन जो है ना, अब ये पैराबोला लोकस है, पैराबोला लोकस है, और डेफिनेटली ये पैराबोला किसी मूविंग पॉइंट के द्वारा क्रिएट किया गया है, किया गया पाथ हो, किया गया कर्व है या पाथ है, जो भी कह लीजिए. तो अब ये जो इक्वेशन है, चूंकि ये इक्वेशन इस पैराबोला का है, यानी कि इस पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब वो मूविंग पॉइंट जहां जहां इस पैराबोला पे मूव करेगा, किया होगा, उन हर एक पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसी के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगा. अदरवाइज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा. अगर कोई कोऑर्डिनेट इस कर्व पे नहीं है, इधर है मान लीजिए, जो कि इस कर्व पे नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट नेवर एवर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. याद रखिएगा, इसको मैं अभी डिफिनेशन में भी लिख रहा हूं. इक्वेशन टू अ लोकस और कर्व भी लिख सकते हैं इसको आप. द इक्वेशन टू अ लोकस, द इक्वेशन टू अ लोकस is the relation which is the relation which exists, या इसको ऐसे कर लीजिए, relation that exists between the coordinates of any point on the curve, यानी कि on the locus, on the curve, and it does not hold for any other point except those lying on
द कर्व। देखिए किसी लोकस या किसी कर्व के इक्वेशन को किस तरह से हम एनालिटिकल जियोमेट्री में, मैं बार बार एनालिटिकल जियोमेट्री कह रहा हूं क्योंकि ये जो अब आप पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ एनालिटिकल जियोमेट्री में आता है। एनालिटिकल जियोमेट्री किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं? एनालिटिकल जियोमेट्री होता है कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ जियोमेट्री बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, बाय यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, समथिंग एल्स हो सकता है, बट व्हेनेवर यू आर स्टडिंग जियोमेट्री बाय यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट स्टडी ऑफ जियोमेट्री इज कॉल्ड एनालिटिकल जियोमेट्री। चलिए अब इक्वेशन टू अ लोकस या कर्व। द इक्वेशन टू ए लोकस is the relation that exists between the coordinates of any point on the locus and it, यहाँ it कर लीजिए, and it does not hold, देखिए मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, यही होता है ना, and it does not, ज़्यादा accurate लिखवाने के चक्कर में, and it does not hold for any point which does not any point except those lying on the curve। और हाँ कर्व लिख लीजिए, लोकस कर्व, इसी को तो लोकस भी कहा जाता है, तो बार बार नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 2-3 अगर है तो दोनों 3 को मैं जोड़ दूं ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए, इसीलिए कभी कभी मैं ज़्यादा लिख जाता हूँ। चलिए कोई नहीं। सो द इक्वेशन टू ए लोकस इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व या लोकस एंड इट डज नॉट होल्ड फॉर एनी अदर पॉइंट, यहां पे कर लीजिए एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट दोज लाइंग ऑन द कर्व। जो पॉइंट कर्व पे लाई करेगा ये इक्वेशन उन्हीं पॉइंट्स के लिए सैटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा। अगर कोई पॉइंट उस कर्व पे, उस लोकस पे लाई नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट के लिए ये इक्वेशन कभी सैटिस्फाई नहीं करेगा, कभी सैटिस्फाई नहीं करेगा अगर कर्व पे वो पॉइंट नहीं लाई कर रहा है तो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन टू अ लोकस और इक्वेशन टू अ कर्व। ठीक है, तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है? ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का। उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है एक ऐसे सर्कल का, एक ऐसे लोकस का वो लोकस क्या है? एक सर्कल, ठीक है, जिसकी दूरी किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से इस केस में कितनी होगी? 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, आगे जाके देखेंगे। उसी तरह दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन टू ए पैराबोलिक कर्व। तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा उन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए जो उस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा उन्हीं पॉइंट्स के लिए जो उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा उन्हीं पॉइंट्स के लिए जो उस स्ट्रेट लाइन जिसका ये इक्वेशन है उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन टू अ लोकस। आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस क्लास नाउ एंड कंटिन्यू दिस टॉपिक। थोड़ा सा है लोकस में 2-3 प्रॉब्लम हम करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम स्ट्रेट लाइन को शुरू कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन, स्ट्रेट लाइंस और ये सब कुछ अगले क्लास से हम शुरू कर देंगे। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर लोकस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके पूछिए या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, आप कहीं भी पूछिए, मैं आपको जवाब डेफिनेटली दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स को बनाऊँ और गूगल ड्राइव पे अपने डाल दूँ ताकि आप डाउनलोड कर सके। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, कुछ दिन और 4-5 दिन मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को मैं
एक बनाऊं और उसको मैं गूगल ड्राइव पे डाल लूँ, ताकि आप डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सारे के सारे प्रॉब्लम बुक्स के ही रहेंगे। अगर आपके पास बुक्स है तो अब थोड़े से और बच्चे जुड़ जाएं पहले, उसके बाद जब वो कमेंट करेंगे जिस तरह से, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है ना, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इफ नॉट आस्क मी। ठीक है, आई हैव बीन टेलिंग यू कॉन्टिन्यूअसली ऑल द टाइम कि इफ यू डोंट नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आस्क मी। थैंक यू।